मैंने पूरे 30 के 30 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर दिए हैं। मैंने उस दौरान कोई भी पढ़ाई नहीं की कि एसएससी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और स्पीड का ही खेल है, कांसेप्ट से कम। बच्चे घंटों लाइब्रेरी बैठते हैं, 24 घंटे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, रात को पढ़े हुए हैं, सुबह पढ़े हुए हैं, 7-7, 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आज के समय में है, हर टीचर अच्छा है, हर यूट्यूब कंटेंट अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसी का रीज़न यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन्स याद होते जाएँगे, यूनिट्स याद होती जाएँगी। फ्रेशर हो तो आपको किसी भी एक टीचर को पकड़िए, ज़रूरी नहीं है आप टीचर को पकड़िए, अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है, आप क्वेश्चन्स पे उतर जाइए। और एनालिसिस जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दिन में कुछ ना पढ़िए, 1 घंटे के पेपर को आप 4 घंटा आप चाटिए। अगर आपका ये माइंडसेट है, तो फिर आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एसएससी में क्वेश्चन से भागोगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना आप उसके पीछे भागोगे, एसएससी आपके पीछे उतना है। आप नाकामयाबी तब तक फेस करिए, जब तक नाकामयाबी आपको फेस करने से डरने ना लग जाए। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है मैं कहना चाहूँगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं, उसको फ़ॉलो करिए, तैयारी में बने रहिए, जुटे रहिए, देर-सफेद सफलता आपको मिलनी तय है। अगर आप लोग कहते हैं कि एसएससी किस्मत का खेल है, मेरा मानना है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। हार्ड वर्क ऐसा करिए कि आप टॉपर्स की श्रेणी में हो। एसएससी कितना गिरा देगा आपको। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। आज हमारे साथ अक्षत पाठक हैं। इनका भी एसएससी सीजीएल 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जीएसटी इंस्पेक्टर बने, जो कि वर्दी अब इनको मिलेगी 3 स्टार वाली। इसका आप सभी लोग जो सपना रखते हो, कमेंट करते हो, सर वर्दी से जोश आता है, मोटिवेशन मिलता है, तो वही वर्दी अब आगे इनको मिलने वाली है। तो आज इनका सफर जानते हैं किस तरीके का रहा। और ये पहला ही प्रयास था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगी आगे। क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, तो बहुत कुछ सीखोगे अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, फिर आने वाले एसएससी के कोई भी एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि सिलेबस तो लगभग लगभग सबका सेम ही होता है, चाहे सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, या फिर आप सीजीएल वगैरह सीपीयू। तो समझते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। एक थैंक यू बार सर। अपनी मुंह जुबानी अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम अक्षत पाठक है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी जर्नी यहीं से शुरू किया हूँ और आज फाइनली अपनी प्रिपरेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मैं कहीं भी बाहर नहीं गया। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सीजीएल का और मेरी एज अभी 20 है। तो फिर अगर जैसे मैं आपकी एज 20 है, राइट, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए कितना एज चाहिए होता है ना। इसमें भी आई एम श्योर कमेंट आएंगे, क्योंकि पहले वाली वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए कि 20 साल का है, जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बन गया, ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, ये ग्रुप बी पोस्ट है और ग्रुप बी पोस्ट की एक यही मैंडेटरी शर्त होती है कि आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप पता करेंगे तो 1 अगस्त तक आप 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। किस्मत से मेरी 20 ईयर्स एज 21 जून को कंप्लीट हो गई थी पिछले साल। तो मैं एग्जैक्ट 20 साल 2 महीने का था जब मैंने ये फॉर्म भरा था। तो अक्षत भाई, आपकी इधर स्कूलिंग की बात करें अगर, या फिर आपके ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में क्या करा है, स्कूलिंग कैसी रही आपकी। सर मैं शुरू करता हूँ अपनी स्कूलिंग से। मेरे स्कूल का नाम है टाइनी डॉट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मेरी सफलता को बहुत बड़ा हाथ जाता है उस स्कूल को, क्योंकि मैंने बचपन से ही क्लास 12 तक उसी स्कूल में लगा रहा मैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल था और इंग्लिश मीडियम से ही मैं पढ़ा हूँ। और अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन के अपने, तो मैंने क्लास 12 के बाद ही अपना क्लियर कर लिया था मुझे एसएससी करनी है। इस वजह से मैंने कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं किया और मैं बीए, नॉर्मल बीए मैंने 3 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश से किया। तो आपके पास यही एज था कि आपने 12th में डिसाइड कर लिया, राइट। जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, और वो पहले वो ग्रेजुएशन कर लेते, फिर वो सोचते हैं, तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है जी। ना। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि राइट टाइम क्या होना चाहिए, मतलब अगर एसएससी की तैयारी अगर करना है। जैसे बहुत सारे टॉपर बोलते हैं कि कॉलेज को पहले अच्छे से एंजॉय करो, ऐसा नहीं है, पहले कॉलेज कर लो अच्छे से। हो सकता है कि आपका सी एसएससी वगैरह नहीं हुआ, तो आपके पास एक बैकअप में ग्रेजुएशन तो है, वहां से आप कहीं जॉब कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसा मतलब कब शुरू करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि मैंने शुरू कब किया, कैसे किया, तो मेरी कहानी तो सर ये रही है, क्लास 12 के बाद मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था, क्योंकि लोग बहुत ही बड़ा एक टैग मानते हैं कि आप कोविड बैच के हो। तो मैं उसी कोविड बैच का हूँ और लोग बोलते हैं कि यार कोविड बैच का इनका क्या होगा? ये तो नॉर्मली ऐसे ही पास हो गए, इनको बोर्ड नहीं देना पड़ा। तो आज मेरी सफलता उसको बहुत बड़ा जवाब है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन चूज़ कैसे किया, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है।
जैसे बच्चे क्लास 12 के बाद डरते हैं, हाँ। मैं साइंस साइड का इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको इंग्लिश का बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये पिनाकल का इंग्लिश का किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। आप इसमें देख सकते हो 7600 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो टीसीएस ने अब तक पूछे हैं जनवरी 2025 तक, तो आप इस किताब से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। पिनाकल का नया एडिशन आया है 7th एडिशन। तो आप देखिए इसमें अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि आप सभी लोग लगातार देख रहे हो टॉपर्स हमेशा रिकमेंड करता है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में भी कौन सा, पिनाकल का। तो पिनाकल का किताब है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसमें चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करें और इन्हें परचेज करें। पढ़ा हुआ हूँ कि यार जेई के लिए जाना चाहिए, आईआईटी करना चाहिए, और बाकी कोई तो ऐसा कोर्स करना चाहिए जो आगे चल के हमारे ग्रेजुएशन में काम आए। कुछ नहीं तो ऑनर्स ही कर लेना चाहिए हमें एटलीस्ट। तो वो डर मेरे अंदर भी था बाकियों की तरह। लेकिन खुद पे यकीन बहुत ही बड़ी चीज होती है, खुद पे ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। आप सिलेबस देखिए, आप शुरू करिए, क्योंकि क्लास 12 के बाद भी आप जानते हो 2 से 3 महीने आपको मिलते हैं काउंसलिंग वगैरह में, प्रोसेस चला रहता है। सितंबर से आपके कॉलेजेस शुरू होते हैं, तो उतना वक्त आपको मिलता है समझने के लिए, और आप क्लास 12 से ही काउंसलिंग में अपने लाइफ के लग जाते हो कि मुझे क्या करना है। अगर आप राइट टाइम की बात करें तो मैं मानता हूँ एसएससी को शुरू करने के लिए कोई भी ऐसा फिक्स्ड राइट टाइम नहीं है। वो आपकी विल पावर के ऊपर है कि आप उसको कर सकते हो या नहीं। कई लोग 26 से 27 साल की उम्र के सोचते हैं कि आज 20 साल का लड़का कर रहा है, मुझसे नहीं हुआ तो ये तैयारी मेरे लिए नहीं है। तो ये चीज किसी भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पहली चीज, उसका कारण ये, तैयारी में जितना साल आप लगा रहे हो उतना ही मैं भी लगा रहा हूँ। अगर आप 3 से 4 साल दे रहे हो तो मैं भी आज अपने 3 साल अपने ग्रेजुएशन पूरी लाइफ को हटा के इसमें लगाया है। 7 साल ग्रेजुएशन भी मैंने किया। बीए आप जानते हो उतना वर्कलोड नहीं होता उसमें, ताकि बीटेक टाइप का आप रेगुलर कोर्स करो। तो उसमें मुझे हेल्प मिली। ग्रेजुएशन मेरा केएस साकेत पीजी कॉलेज से हुआ, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और मैंने साधारण सा बीए करके अपनी प्रिपरेशन की। अगर जैसे इसमें बात करें आपकी तैयारी है तो आपने शुरू करी, जी, तो उसके तभी आपने कोचिंग ज्वाइन करा था, फिर सेल्फ स्टडी शुरू करी, कैसे शुरुआत कैसे हुई थी अभी? देखिए तैयारी शुरू करने का मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया, मेरी बहन जो है वो एएसओ है सीएसएस में। उसने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी दिशा करियर इंस्टीट्यूट से, जो कि इसी शहर में अयोध्या में ही है, और काफ़ी अच्छी कोचिंग रही है जिसने काफ़ी बच्चों की हेल्प की है, चाहे वो प्रिविलेज्ड बच्चे हों, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हों। मैंने उस कोचिंग में ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो क्लास 12 तक इंग्लिश का ई भी नहीं जानते, उसके बाद भी वो तैयारी करके वहाँ से निकले हैं। और उसके रिजल्ट्स को देखते मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि इतने बच्चे, अगर ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे एसएससी कर सकते हैं तो मुझसे भी हो सकता है। तो मैंने अपनी एसएससी की जर्नी इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ शुरू की और आज खत्म कर रहा हूँ। दिशा कर इंस्टीट्यूट है, और वहाँ के टीचर्स मिस्टर अखिल सिंह सर और शमशेर रिजवी सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है सफलता में। तो फिर मेरे हिसाब से कोचिंग, और आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो, तो कोचिंग तो सिर्फ आपको गाइडेंस दिखाती है, मेरा जो मानना है। उसी कोचिंग में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है, सैकड़ों का होता है, 50 में होता है, 40 का होता है, 60 का होता है। तो ये सेल्फ स्टडी के ऊपर है। आप अगर सोच रहे हो कि इसने कोचिंग कर ली इसलिए इसकी हेल्प हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी एसएससी की फील्ड में अगर आप आए तो। सोसाइटी जानती है आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये बहाना तो 3-4 साल तक रहेगा कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर आप ही एकमात्र इंसान हो जिसको पता है कि आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो। बच्चे घंटों लाइब्रेरी बैठते हैं, तो आपको लगता है घर पे तो सबको पता ही मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक, आप ये देखो आपने आज गेन क्या किया। आप एसएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आज आपने क्या नई चीज़ सीखी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सेल्फिश आपको शुरुआत में होना पड़ेगा। आप थोड़ा समझ जाओ, आपके नंबर ठीक-ठाक आएँ। आपका करीबी फ्रेंड है तो ज़ाहिर-सी बात है शुरू में आपको तो समझाना पड़ेगा ही उसको। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से हट के एक अलग से माहौल बना के अपने अंदर मोटिवेशन, मैं बोलूँगा आइडल आपको एक सेट करना बहुत ज़रूरी है। आइडल आपका बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ इसलिए कि उसका माइंडसेट क्या है, थॉट क्या है। हर टीचर अच्छा है, हर यूट्यूब कंटेंट अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ उसी हद तक, उसी सीमा तक आप उस टीचर के साथ बने रहिए जितना आपको वो फ़ायदा दे सके। आपको किसी भी टीचर को या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को भगवान नहीं मान के बैठना है। ये बहुत सही बात है। हाँ, एकदम से आपको फ़ॉलो नहीं कर देना है कि जो बोल रहा है वो करना है, क्योंकि आपको अपना टाइम देखना है, अपना रूटीन देखना है।
क्योंकि नो डाउट उस टीचर का सिलेक्शन तो आएगा ही। अगर उसका सिलेक्शन 1000 की जगह 800 हो गए तब भी उसकी सिलेक्शन है। लेकिन अगर आपने अपनी सिलेक्शन गवा दी तो आप अपना 100% गवा दोगे, वो तो सिर्फ 20% गवाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस्ड रहिए, अपना आइडल बनाइए, मोटिवेटेड रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लेकिन हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज में कहना चाहूंगा बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करिए। आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई भी दिया गया टाइम आपके लिए खराब जाया नहीं जाएगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि हज़ारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बट सिलेक्शन सैकड़ों का, 50 का, 40 का ही होता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि आपका ही सिलेक्शन क्यों हुआ? देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे लगता है गलती क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते अपने काम को लेके। उनमें बहुत ही ये चीज़ की लैक कमी होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। कभी रूटीन बना लिया, पढ़ लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रूटीन बनाइए, लेकिन आप प्रॉपर उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए। और ये चीज़ आप किसी को देख के नहीं कर सकते कि यार वो 2 घंटा जीएस पढ़ रहा है, 2 घंटा मैं भी जीएस पढ़ूँगा। ऐसा नहीं चलता। आपको अपनी कमज़ोरी, अपनी ताकत आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। सबसे बेहतर आप ही को पता है, तो आपको उस पे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, जिसको मैं कहता हूँ। एक मोटिव आपका होना चाहिए कि मैं जॉब क्यों लेना चाहता हूँ। कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं वर्दी के लिए जॉब लूँ। बहुत अच्छी मोटिवेशन है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ़ वर्दी तक ही आपको अपनी मोटिवेशन सीमित नहीं रखनी है। क्योंकि आप वर्दी पहन के भी कुछ नहीं कर लोगे। आपको वर्दी पहन के देश की सेवा करना है, ये सब भी चीज़ें आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी। अगर अक्षत मैं आपके टाइम टेबल की बात करूँ, आपके रूटीन की बात करूँ, तो कैसा रूटीन था जब आप सीरियस पढ़ रहे थे एग्ज़ाम से नज़दीक 6 महीने, 5 महीने पहले? देखिए, मैं अगर बात करूँ अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की, हुँ, तो बच्चे सबसे ज़्यादा सीरियस तभी होते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि समय के साथ बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, जो कि उनकी कमज़ोरी होती है, वो हुँ, चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ, तो सेम फेज़ मेरा भी रहा है। ढीला पड़ना तो बिल्कुल भी आप समझ लीजिए बेयर नहीं कर सकते इस तैयारी में, जहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन आप आज देख रहे हो। तो शुरू में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर शुरू किए, क्योंकि जब उस वक़्त टीसीएस के बेस के अलग से कोई ऐसी किताबें नहीं आती थी या फिर कोई सोर्स नहीं होता था। तब आप पूरा सीजीएल के शुरुआत से जितने भी प्रीवियस ईयर है 2010, 11, 12, 17 तक, क्योंकि आज तो कई भी लोग सिर्फ़ टीसीएस से लगाते हैं 2018 के। तो मेरी प्रिपरेशन वहाँ से हुई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबें लगाई, पर डे मैंने 100-200 मैथ्स के क्वेश्चन्स लगाए और मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनसे कम्पीट करके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो कि नो डाउट मुझे भी हेल्प की और मेरे दोस्तों को भी हेल्प की। और अगर आप टाइम टेबल की बात कर रहे हैं शुरू में, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन्स लगाए प्रीवियस ईयर और टेक्स्ट बुक एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके थ्रू मैं बात करूँगा अप्रैल 2022 की, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट भी याद है। मैंने पूरे 30 के 30 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर दिए हैं। मैंने उस दौरान कोई भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने प्रीवियस ईयर दिए हैं। इसका कारण, क्योंकि शुरू में बच्चों को स्पीड की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी तैयारी के शुरू के फ़ेज़ में, कि आप कहाँ पर टाइम कम दे पा रहे हो और कहाँ जल्दी दे पा रहे हो। तो उसके लिए आपको सेल्फ असेस करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, बल्कि ये स्पीड टेस्ट ही है। प्रीवियस ईयर ही, मैं स्पीड टेस्ट नहीं कहूँगा, मैं प्रीवियस ईयर कहूँगा, फिर से बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि किसी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा बनाया गया मॉक से ज़्यादा आपको हमेशा हेल्प प्रीवियस ईयर करेगा। तो पहले आप प्रीवियस ईयर दीजिए, क्योंकि मॉक होता क्या है, कभी-कभी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होते। तो बच्चे उससे बहुत डिमोरलाइज़ होते हैं कि यार नहीं कर पाए, इसमें तो रैंक बहुत गड़बड़ आ रही है, तो फिर नहीं। शुरू में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर। तो मेरे हिसाब से शुरू में प्रीवियस ईयर मैंने लगाए। उसके बाद टाइम बीतने के बाद मैंने करियर लाइब्रेरी अयोध्या में है, मैंने उसको जॉइन किया और सैयद अली मेहंदी उसके डायरेक्टर हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और वहाँ से मैंने टाइम शेड्यूल अपना चेंज किया और 2 से 3 घंटे मैंने लाइब्रेरी में प्रॉपर दिए सेल्फ स्टडी के, क्योंकि मुझे जैसे बाकी बच्चों को आदत नहीं होती सेल्फ स्टडी करने की, ठीक वैसे ही मैं भी आपकी तरह मीडियोकर था। मुझे भी सेल्फ स्टडी की कोई भी आदत नहीं थी। मैं प्रॉपर दिन में 3 से 4 घंटा लाइब्रेरी पढ़ने, बस बैठ के पढ़ने की आदत डालता था, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर होता है। आप आस-पास बच्चों को देखते हो हुँ, कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से मैं उठा भी तो चेयर हिलेगी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप इसी दबाव में ही पढ़ रहे हो, तो अच्छी चीज़ है। आस-पास कोई मैथ्स की किताब लगा रहा है, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। कोई स्पीड टेस्ट लगा रहा है, आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कॉम्पिटिशन का माहौल जानना बहुत इम्पोर्टेंट है शुरू में। हुँ, उसके बाद बात करें, मैंने जब लाइब्रेरी लगभग डेढ़ 2 साल बाद छोड़ दी। पिछले 6-7 महीने में जब मुझे ये प्री और मेंस कुल मिला के ये सीजीएल 24 का जब मैंने प्रिपरेशन की, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो सारा स्पेयर टाइम सिर्फ़ आपको पढ़ाई को समर्पित करना चाहिए।
तो मैंने वहीं किया। ओके, अभी चलिए फटाफट आपकी स्ट्रेटजी जान लेते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट वाइज़ हम समझ लेंगे कि आप कैसे मैथ को पढ़ते थे, इंग्लिश को पढ़ते थे, है ना? इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन को भी थोड़ा अच्छे से बताना, क्योंकि आज ही कमेंट आया कि सर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछना, क्योंकि इंग्लिश बहुत वीक होती है, काफ़ी बच्चों की तो रीडिंग वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह बोलते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर समझ में ही नहीं आ रहा है, वोकैब कैसे करना है, वो कैसे करना है, थोड़ा डिटेल में बताना। ओके, तो इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश के बारे में बताओ कि आपकी इंग्लिश कैसी थी? और मतलब जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे, किस लेवल पे आपकी इंग्लिश थी? फिर कैसे आपने उसको इम्प्रूव करा? कैसे इतना अच्छा स्कोर करा? देखिए, शुरू के फ़ेज़ में तो मेरे जो प्री के मार्क्स आते थे 70, 60, 75, 80 इसी के अराउंड रहते थे। उसमें सबसे बड़ा रोल आप सभी लोग जानते हैं रीज़निंग का ही रहता है बच्चों का शुरू में। ना आपकी जीएस अच्छी होती, ना आपकी मैथ अच्छी होती, ना इंग्लिश अच्छी होती। बात करूँ मैं सेपरेट इंग्लिश की, तो मेरे शुरू में इंग्लिश में 15 सही, 9 गलत, 13 सही, 12 गलत, 16 सही, 8 गलत। यहाँ तक मैं अटेम्प्ट भी फुल नहीं करता था क्योंकि मुझे वोकैब नहीं आती थी और कॉम्प्रिहेंशन जैसा बच्चे बता रहे हैं नहीं आता था। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल की बात आप कर रहे हो, तो ये बात मेंस तक आती है। हुँ, प्री में कॉम्प्रिहेंशन का उतना रोल नहीं होता, लेकिन आप फिर भी अगर कॉम्प्रिहेंशन पूछते हो, तो मेरे पास भी वही जवाब है, आप जितना बेहतर इंग्लिश पढ़ोगे, उतना ही फ़ायदा होगा। इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप जितना आप उसको टाइम दोगे, उतनी आपको समझ आएगी। वो वर्ड जितनी बार रिपीट होंगे, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का मतलब अपने आप पता चल जाएगा। तो उसकी आदत आपको बनानी ही पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े आप उसकी मीनिंग नहीं निकाल सकते। कॉम्प्रिहेंशन से पहले आप वोकैब का भी शुरू करिए। वोकैब्युलरी का मैं अपना सोर्स बताऊँ तो विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक आती है, मैंने उससे पढ़ी और वोकैब्युलरी आप कहीं से भी पढ़िए, प्रीवियस ईयर आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे-जैसे वोकैब खत्म करोगे, वैसे-वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। वो वर्ड जहाँ दिखेंगे आप खुद ही एक्साइटमेंट में उसको पढ़ोगे, अरे! ये वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। तो वर्ड के साथ-साथ आपको उसके यूज़ भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कब-कब यूज़ होता है। आप न्यूज़ ज़रूर पढ़िए। आप न्यूज़पेपर नहीं तो आप सिर्फ़ हेडलाइन्स वगैरह ही देखिए। क्योंकि आप न्यूज़ जब भी पढ़ोगे तो हेडलाइन्स में ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जो बच्चे जनरली जानते नहीं हैं। तो वो भी कॉन्टेक्स्ट में कैसे वर्ड्स होते हैं तो आपको उस प्रकार समझ आएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेटर बस यही है कि आप जितना आप इंग्लिश में टाइम दोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो अभी हमने इंग्लिश की बात कर ली, राइट? अभी आप मैथ के बारे में थोड़ा और बताओ कि जो फ्रेशर बच्चे हैं, उन्होंने बीए ही करा है ना, तो उसके हिसाब से बताओ, एवरेज बच्चों के हिसाब से, कि मैथ को कैसे शुरू करें और कैसे मतलब अच्छा स्कोर करें? मैथमेटिक्स की बात करें तो बहुत ही डिफरेंस होता है फ्रेशर्स में। कई लोग की साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मैथ्स बहुत अच्छी होती है हुँ, और कई लोगों की साइंस बैकग्राउंड ना होने की वजह से जो बहुत ही कम हिस्सा होता है एस्पिरेंट्स में, जिनको मैथ्स नहीं आती। हालाँकि बच्चे चूज़ ही एसएससी इसलिए करते हैं कई, भाई मेरी मैथ्स इंग्लिश ठीक-ठाक है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैथ्स में सिर्फ़ आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपना शुरू कर रहे हैं बेस, तो किसी भी आप रैंडम एक टीचर को पकड़िए मेरा मानना है। एक टीचर को पकड़िए, उससे आप समझिए कि कांसेप्ट क्या है, कैसे है। जहाँ आपने कांसेप्ट समझा मेरा मानना है फिर आप उस टीचर के लिए उस तक आप साथ छोड़ के सेल्फ स्टडी पे लगिए। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चंस को तुरंत लगाएँ और आप हर एक सोर्स से लगाइए। प्रीवियस ईयर आप कोई भी किताब हो आप पकड़िए और लगाइए ज़रूर। इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर से ही आप अपने उस कांसेप्ट को मजबूत कर पाओगे, सबसे ज़रूरी बात। और उसके बाद बात करते हैं कि आप आगे किस तरह बढ़ोगे मैथमेटिक्स में। हुँ, सिलेबस आप कंप्लीट किए 1 साल बाद, आप उसी को रिपीट करिए। मेरा मानना है कि आप मैथमेटिक्स में जितना आप उस क्वेश्चन को रट लीजिए मेरा मानना है। प्रीवियस ईयर आप रट लीजिए, ये हो कि डिजिट्स दिख रही है मैंने रट ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैथ्स इतनी लगाई कि मुझे याद हो गया कि अगर आप हेमिस्फीयर या स्फीयर से रिलेटेड आप अगर देख रहे हो कि 4851 दिया है कहीं पे या फिर 2425.5 दिया है, आप उससे आंसर आप 90% मान लीजिए। आप चाहे टीए से पूछा हो, सीए से पूछा हो, वॉल्यूम पूछा हो, मार दीजिए। तो बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे पता कर लिए कि आंसर यही है? हुँ, या फिर पूछते हैं यार ये तो वॉल्यूम पूछा तुमने तुरंत कैसे निकाल दिया? तो उसका रीज़न यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन्स याद होते जाएँगे, यूनिट्स याद होती जाएँगी। आप याद कर लीजिए कि सरकमफेरेंस अगर है, तो अगर 7 रेडियस है तो 44 होगा, 14 है तो 88 होगा, 21 है तो 132 होगा। अब ऐसे बढ़ते चलिए, लोग शुरू करते हैं यार टेबल हम पहले पढ़ना शुरू करें यार, टेबल हमें नहीं आती है। पढ़िए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन बच्चे उसी में ही लगे रहते हैं कि हमें अलजेब्रा का फ़ॉर्मूला है तब से याद कर रहे हैं
और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की तरफ से याद कर रहे हैं। करिए आप, नो डाउट करिए, आप उसको समय दीजिए आधा घंटा। आपने दीवार पे चिपका रखा है तो आप देखिए, पढ़िए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसका यूज करिए। हमने तो कई बार अलजेब्रा का यूज ट्रिग्नोमेट्री में कर रखा है। कई बार हमने अपनी कैलकुलेशन में a+b² में बीच में काट के बांट के हमने अपनी कैलकुलेशन की है, क्योंकि एसएससी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और स्पीड का ही खेल है, कंसेप्ट से कम। अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लेवल आप क्वेश्चंस के देख रहे हो मैथ में गिरते चले जा रहे हैं, हाँ, उतने हाई नहीं आ रहे हैं, डिजिट्स हाई आती हैं। आप इस साल का मेंस उठाइएगा तो फिर आप देखेंगे डिजिट्स अच्छी अच्छी थी, डेसिमल में 3 डेसिमल तक जा रहे हैं। तो फिर आपको उसके लिए अपनी कैलकुलेशन ज्यादा बेटर करनी पड़ेगी कंसेप्ट के मुकाबले, अगर आप इस जगह पे पहुंचे। हाँ, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में। फ्रेशर हो तो आपको किसी भी एक टीचर को पकड़िए, जरूरी नहीं आप टीचर को पकड़िए, अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है आप क्वेश्चन पे उतर जाइए और टॉपिक वाइज लगाना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर शुरू करिए, टॉपिक वाइज तो चैप्टर खत्म हो, अगले पाइए, फिर खत्म हो। लेकिन इसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर पेपर को मत छोड़िए, मैं बोलूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप प्री लगाते हो तो उन 25 सवालों में हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उससे आपका जो पिछला चैप्टर आपने लगाया वो भी रिवाइज होगा, इसका भी रिवाइज होगा, और आगे कोई चैप्टर आपने जो पढ़ा नहीं है उसके बारे में पहले से आपको पता चल जाएगा, तो आपको आगे पढ़ने में मदद होगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप हर 2 दिन 3 दिन पे देते रहिए और फॉर्मूलेज याद करिए, कैलकुलेशन पे ज्यादा काम करिए रेदर देन कंसेप्ट। अभी ना एक जड़ी बूटी और आई है मार्केट में मैथ को लेके, वो मुझे तो पसंद नहीं है, बट आपका मैं ओपिनियन जानूंगा। फॉर्मूला बुक, उसको टीचर बोलते हैं कि ये जड़ी बूटी है, इसको ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैथ का कोई सिलेबस, पूरा सिलेबस कर रहे हो, तो आपसे एक छोटी पतली किताब कॉपी पे फॉर्मूले नहीं लेके जा रहे अलग से, है ना। उसमें आपको एक सवाल करने के टीचर ने 100 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तो बोल रहे हैं कि इससे मतलब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आप बताओ कि उस टीचर के कॉन्सेप्ट है और आपने तैयारी किसी और टीचर से करी है, या फिर मैथ का तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बोला कि आपने अलजेब्रा मतलब परसेंटेज से कर दिया, फिर किसी और से कॉन्सेप्ट से कर दिया, तो जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं तो खुद के कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, खुद की एक सेंस होती है कि नहीं नहीं इसका आंसर ये होगा, या फिर मैं इसको फास्ट ऐसे निकाल देता हूँ, है ना। तो वो फॉर्मल बुक लेने का कोई मुझे सेंस नहीं देता। आप बताओ कि ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे पास फॉर्मूला की तो खैर कोई बुक नहीं है। मैंने फॉर्मूलाज पे काम कैसे किया मैं आपको वो बताता हूँ, जो मेरे सिस्टर ने भी काफी गाइडेंस दी थी इसमें, और मैंने भी कई लोगों को इस बारे में बताया जिनको हेल्प भी मिली। मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प मिली जो मैंने अपना तरीका अपनाया। फॉर्मूला कॉपी आपकी खुद की होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बैठ के हम a+b का होल क्यूब लिख रहे हैं, -b का होल क्यूब लिख रहे हैं। वो टाइम वेस्ट है मेरे साथ, क्योंकि जो चीजें आपको आती हैं वो चीज आपको देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो फॉर्मूला बुक बता रहे हैं, फॉर्मूला बुक में ये सारे फॉर्मूले शुरू से लिखे हुए हैं, इस कंसेप्ट के ये सारे फॉर्मूले, इस कंसेप्ट के ये सारे फॉर्मूले। उससे बेटर ये है कि आप खुद की कॉपी बनाइए, और ऐसे ना लिखिए कि यार कोई फॉर्मूला याद आ जाए तो मैं लिख दूंगा। अभी आप कई लोग पूछेंगे कि अ, कहाँ से फॉर्मूला लिख देंगे, कौन सा फॉर्मूला, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला मुझे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। आप पेपर दीजिए, और एनालिसिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन में कुछ ना पढ़िए, 1 घंटे के पेपर को आप 4 घंटा आप चाटिए उसको, खूब पढ़िए, एनालिसिस को अच्छे से देखिए। मैं कह रहा हूँ आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ रहा है, आप लीजिए, लोगों से पूछिए, सलाह लीजिए। आपको हर क्वेश्चन के 2 से 3 तरीके आए, इतने हद तक आप इतना डीपली इस क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले वहीं से आपको मिलेंगे। आपके साथ वो फॉर्मूला कॉपी एनालिसिस के समय हमेशा आपके बगल में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे दिखा कि यार इसके सोल्यूशन में ये कौन सा फॉर्मूला नया आ गया है, ये कैसे अप्लाई कर दिया इसने, आप पहले उसको लिखिए। लेकिन उसका बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एसएससी में मैथ्स में शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन वो शॉर्टकट आ कहाँ से रहा, अगर आप वो जान लोगे तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले का। आप वीक में ही एक बार रख लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। वो कॉपी ऐसा नहीं कि धूल खारी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने आधी कॉपी लिखी हुई है, 10 ही पेज लिखा हुआ, लेकिन आप उसको वैल्यू दीजिए हर कॉपी की तरह। ऐसे इंग्लिश में वोकैबुलरी की कॉपी आपकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए, जैसे ऐसा कोई नए वर्ड मिले वोकैब आप लिखते चलिए, ठीक उसी प्रकार मैथ्स में भी जैसे जैसे नए फॉर्मूला मिलते चले आप लिखते चलिए, और अपने अकॉर्डिंग लिखिए। अगर आपको आप सोच रहे हैं कि यार हम आगे इसको यूज कैसे करेंगे, तो जिस क्वेश्चन के थ्रू आपको वो फॉर्मूला मिला आप उस क्वेश्चन को भी नोट करिए। और एक और बढ़िया चीज बताना चाहूंगा कि मैथ्स में आप लोग को, कि मैथमेटिक्स की आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें आप हार्ड क्वेश्चंस लिख सको, जो आपको लगता है कि यार ये ट्रबल ला सकता है अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ गया।
ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परसेंटेज वगैरह में, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के टाइप होते हैं जो बच्चे डरते हैं लगाने से। यार मेरे शिफ्ट में बस ये ना फँस जाए। हुँ, रेस के क्वेश्चन होते हैं, यार मेरे में ये ना फँस जाए। अगर आपका ये माइंडसेट है तो फिर आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एसएससी में क्वेश्चन से भागोगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना आप उसके पीछे भागोगे, एसएससी आपके पीछे उतना आएगा। तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चंस की आपकी अलग से कॉपी होनी चाहिए। आप उसमें लिखिए, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लिखिए, आपकी कॉपी भर जाए, कितना भी टाइम लगे, कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि आपकी तैयारी लॉन्ग टर्म चल रही है, उस दिन की नहीं चल रही है। आप दिन में 6 घंटा उस कॉपी में लिख रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि रात को आप लेटे हो तो आपको पता चलना चाहिए मैंने आज गेन क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। उस हिसाब से आप क्वेश्चंस की अलग कॉपी बनाइए, फॉर्मूला की अलग कॉपी बनाइए और रफ की जितनी चाहिए उतनी कॉपी बनाइए। ओके, चलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पूरा स्ट्रेटजी का 2025 के लिए एक अलग से वीडियो बना लूँ, जी, है ना? जिसमें आप खुद ही समझा देना कि क्या-क्या स्ट्रेटजी रही, तो उस उनको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो अभी आप फटाफट से मोटिवेशन दे दीजिए बच्चों को क्योंकि माहौल बहुत स्ट्रेस का और डिमोटिवेशन का बना होता है फ्रेंड्स के बीच में, है ना? काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं बच्चे अगर बहुत से बच्चे जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो तो बहुत ही परेशान होंगे अभी, है ना? काफ़ी जगह तो खुशी का माहौल है, जैसे हाँ, आप खुश हो लेकिन आपके इसके साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दुखी होगा, है ना? तो उनको कैसे मोटिवेट करोगे और आपके मोटिवेशन का क्या तरीका था? जैसे आप बोल रहे थे भगवद गीता के कोट्स आप पढ़ते थे और मोटिवेशनल वीडियोज़ हो गए, मोटिवेशनल कंटेंट देखना हो गया या फिर कुछ ऐसा आप बताना चाहो, सुनाना चाहो, कैसे मोटिवेट करोगे मेरा कहने का मतलब? एक कोटेशन बस अपने दिमाग में रखिए, फेस द फेलियर अंटिल द फेलियर फेल्स टू फेस यू। आप नाकामयाबी तब तक फेस करिए जब तक नाकामयाबी आपको फेस करने से डरने ना लग जाए। ये उनके लिए है जो डर रहे हैं आगे की परिस्थितियों को लेके। मेरे पर्सनली ग्रुप में ही 2 लोग हैं। एक का बताना चाहूँगा 320 मार्क्स होके भी सिलेक्शन नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होके। सोचिए आप, 325 मार्क्स होके सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा इनका नॉर्मलाइज़ेशन कम हो गया इसको, हुँ, अब वही तो बात है ना, एसएससी इस हुँ, चीज़ को रहस्य रखता है। हुआ क्या? हुआ क्या? कि आपको नॉर्मलाइज़ मार्क्स आपके ऊपर-नीचे हुए, कि जनरल मार्किंग हो गई, क्वेश्चन्स में आंसर चेंज हुए। तो अगर ये सब लड़के दोबारा लड़ने को तैयार हैं, ऐसे लोग जो 330 मार्क्स पाके आज पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पाए हैं, आप सोचिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रही होंगी, फिर भी वो आगे को लेके बहुत ही मोटिवेटेड हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है मैं कहना चाहूँगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यत भावो तद भवति। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बनते चले जाओगे। इसीलिए आपने अंदर आप जितना मैंने कहा मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल थॉट्स, भगवत गीता या फिर जहाँ भी आपके कोई भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, उसको फ़ॉलो करिए। अपनी फ़ीड को सुधारिए इंस्टाग्राम की, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर छोड़ने की आपकी आदत नहीं है। अपना आइडल सेट करिए, जिसको आप मानते हैं कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, बहुत अच्छा आदमी है। उसके परफॉर्मेंस पे मत जाइए, उसके पर्सनैलिटी पे मत जाइए, ये देखिए कि उस व्यक्ति की क्या थॉट प्रोसेस है, उसका माइंडसेट क्या है, किसी भी फ़ील्ड का और आप उसको फ़ॉलो करिए, तैयारी में बने रहिए, जुटे रहिए। देर-सफेद सफलता आपको मिलनी तय है अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बेईमानी अगर आपने अपने माता-पिता से की है, खुद से की है, तो फिर मामला संदिग्ध बनता है, क्योंकि ऊपर वाला आपकी तैयारी को असेस करके ही आपको रिज़ल्ट देता है। लोग कहते हैं कि एसएससी किस्मत का खेल है। मेरा मानना है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। किस्मत से किस्मत लिखवाना पड़ता है, ये मेरा मानना है। हार्ड वर्क ऐसा करिए कि आप टॉपर्स की श्रेणी में हो। एसएससी कितना गिरा देगा आपको? कितना गिरा देगा? यही बात है। टॉपर आएँगे तो तब भी आपको क्या बोलोगे, आज 4600 पे स्केल नहीं मिली, ऑडिटर तो बनोगे, कुछ तो बेहतर करोगे। और मेरा मानना है कि रिपीटर्स को आप लोग दोष देना बंद करिए, ये बहुत गलत बात है। हाँ, कई रिपीटर्स गलत काम करते हैं। अब कोई एएसओ, सीएसएस बन के बैठा है, वो चाह रहा है कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाऊँ, तो फिर इसने भाई सीएसएस क्यों भरा? हुँ, बात ये है, क्योंकि आपको पता कि पोस्टिंग कहाँ हो रही है सीएसएस लेके। तो उन रिपीटर्स को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर बेटर सिचुएशन में हो और बेटर होना चाहते हो, तो उस हद तक ही प्रेफ़रेंस भरें कि आपको उसके नीचे की पोस्ट मिले और आप किसी जिसको ज़रूरत हो, उसके लिए बर्बाद हो। बाकी आप लोग सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके और जितनी आप हैंड रिटन चीज़ें करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। और मोटिवेटेड रहिए, किसी को फ़ॉलो करिए, जिसको भी फ़ॉलो करना है, वो आदमी हमेशा पॉज़िटिविटी लाए, बस। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सर।